हेलो दोस्तों, आज हम 11th सिलेबस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि 11th मैथ में क्या क्या पढ़ना है, 11th आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी देखिए सबसे पहले बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 11th में पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप 11th नहीं पढ़िएगा तो आपको जनरल कंपटीशन में जाइएगा फिर भी आपको 11th पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 11th का मैथ होता है जो आपको एडवांस मैथ में मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप इंजीनियरिंग का तैयारी करना चाहते हैं, अगर 11th नहीं पढ़े हैं तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन अगर 11th के ही रहेगा इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। इसलिए आपको 11th पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं कुछ करना चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। आप 11th के मैथ के सिलेबस पर गौर कीजिए तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 11th के सिलेबस मैथ में क्या क्या पढ़ना है, यानी कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए सेट्स एंड फंक्शन है, पहला चैप्टर जो 29 नंबर का है, ठीक है ना। उसके बाद अलजबरा है, अलजबरा 37 नंबर का है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो 13 अंक का पूछता है। उसके बाद कैलकुलस है जो 6 नंबर का पूछता है। मैथमेटिकल रीजनिंग है जो 3 अंक का पूछता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है जो 12 नंबर का पूछता है, यानी टोटल 100 नंबर का हुआ। उसके बाद आप देखिए आप कौन सा चैनल पर देख रहे हैं, वो चैनल का नाम है गोयल मैथमेटिक्स चैनल, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे अभी देखिए, उसके बाद आप पता कीजिएगा, ये डिसाइड कीजिएगा कि अच्छा लग रहा है या नहीं, क्योंकि अभी तो हम ऐसे ही बता रहे हैं। उसके बाद अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अगर सब्सक्राइब करें भी, ठीक है ना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है ना। उसके बाद हम सेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपका सेट थ्योरी है, ठीक है ना। तो सेट थ्योरी में देखिए सेट के बारे में बताने जा रहे हैं कि सेट क्या होता है, और गोयल मैथमेटिक्स चैनल पर आप पढ़ रहे हैं, ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए सेट, आप लोग बहुत सारे सेट इसको हिंदी में समुच्चय कहा जाता है। देखिए अब सेट क्या होता है, देखिए अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। देखिए सेट में अगर एलिमेंट होता है जो डिफाइंड होता है, यानी परिभाषित, इसको हिंदी में ऐसे भी कहा जाता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। देखिए अगर सेट का कोई डिफिनेशन पूछेगा तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, या अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड सेट, ठीक है ना। देखिए अब वस्तु तो बहुत सारे होता है जो संग्रह होता है। अगर कह देंगे कि नेचुरल नंबर और ABCD के अल्फाबेट, अगर ये सेट कहेगा तो ये सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों मिला हुआ है। इसमें एलिमेंट होना चाहिए जो परिभाषित हो, इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अगर कोई कह देगा कि मतलब रेंडमली अगर कोई चीज की अगर सरिया दिया तो वो सेट नहीं होगा, ठीक है ना। हम एग्जाम्पल भी देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम कुछ कह दें कि इसमें अगर एलिमेंट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये समुच्चय है कि नहीं, तो ये पता लग रहा है कि ये एलिमेंट है जो डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये नेचुरल नंबर है। देखने से लग रहा है कि ये नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर ये परिभाषित है, यानी आप जानते हैं कि गिनती के सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, इसलिए सेट है। हम आपसे एग्जाम्पल कुछ देते हैं, कौन कौन सेट है कौन कौन सेट नहीं है, वो भी हम पूछ लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। अगर हम पहला क्वेश्चन आपसे करते हैं कि भारत के अच्छे क्रिकेटरों का संग्रह, देखिए भारत के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, अगर भारत के अच्छे क्रिकेटरों का संग्रह कहेगा तो यह समुच्चय है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले समुच्चय वही होगा जो डिफाइंड है, लेकिन अच्छे क्रिकेटर हैं जो डिफाइंड नहीं है, यानी परिभाषित नहीं है। यानी कोई थर्मामीटर हमारा भी नहीं मापे वाला कि जो मतलब हम माप के बता सकलिए कि क्रिकेटर है जो अच्छा है या खराब है। काहे कि तू जाना हुई बात के क्लियर रूप से कि सबसे पहले अगर आज सपोज डेट मान लीजिए कि विराट कोहली अगर ज्यादा रन मार दिया, चाहे कोई भी खिलाड़ी ज्यादा मार किया, बहुत ही अच्छा खेला, लेकिन अगर
3-4 मैच में फ्लॉप कर दिया, एक खेले अब है। देखिए आपके नजरिया से अगर जो अच्छा है वो खराब भी है, ऐसा बात नहीं है। देखिए इसीलिए ये इसका कोई थर्मामीटर नहीं, इसी कारण से यह सेट नहीं होगा, यानी समुच्च नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर कह देगा कि जैसे आपकी कक्षा में विद्यार्थियों का संग्रह, जैसे आपके कक्षा में कितना विद्यार्थी है वो गिन सकते हैं, बिल्कुल ये सेट होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर कह देगा कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, देखिए समपूर्णांक है जो डिफाइंड है, सम संख्या किसे कहते हैं आप जानते हैं, इसीलिए ये सेट होगा, ठीक है ना, यानी समुच्च होगा। उसके बाद ये कह देगा अगला क्वेश्चन कि देखिए तो विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह, अगला क्वेश्चन है कि विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह यह सेट है कि नहीं। देखिए सबसे पहले कौन सा जानवर खतरनाक होता है ये आपको पता है, ये कोई पैरामीटर है कि किसको हम खतरनाक कहेंगे और किसको नहीं। आप जानते हैं कि कभी कभी बिच्छा भी काट देता है तो मर जाता है, और कभी कभी मतलब सांप भी काटता है तो जी जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसी कारण से हम नहीं कह सकते कि कौन किसके लिए खतरनाक और कब खतरनाक हो जाएगा, इसके लिए भी कोई पैरामीटर नहीं है, इसीलिए सेट नहीं होगा। अगर कह देगा कि विश्व की सुंदर लड़कियों का संग्रह, ठीक है ना, जैसे तो अब सुंदरता का कोई पैमाना नहीं है, ठीक है ना, कि किसको हम सुंदर कहेंगे और किसको सुंदर नहीं कहेंगे या किसको सुंदर कहेंगे, ठीक है ना। जैसे किसी के नजर में कोई बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, जिसको जिससे मोहब्बत है वो हमेशा ही सुंदर ही नजर आता है, ठीक है ना। देखिए आपको वो सुंदर नहीं लगता हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी कोई पैमाना नहीं है, इसलिए वो सेट नहीं होगा। देखिए समुच्च नहीं होगा, इतना एग्जाम्पल आपके लिए सफिशिएंट है, यानी पर्याप्त है समझने के लिए सेट। अब देखिए सेट के रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है। अगर सेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 तरीका है, पहला रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या ट्यूबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, पहला नंबर है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है जो सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या ट्यूबुलर फॉर्म, इसको हिंदी में सारणिक विधि कहते हैं या सारणी विधि, इसको गुण प्रकटीकरण विधि कहा जाता है। फर्स्ट नंबर को रोस्टर फॉर्म, इसको हिंदी में सारणी विधि, और सेकेंड नंबर है जो सेट बिल्डर फॉर्म, इसको गुण प्रकटीकरण विधि कहा जाता है। देखिए तो आप तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जैसे रोस्टर फॉर्म में अगर एलिमेंट कहेगा, अगर ये एक सेट है तो रोस्टर फॉर्म में महिली ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे दे करके लिखते हैं, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इसको इंग्लिश में करली ब्रैकेट भी कहा जाता है, ठीक है ना। महिली ब्रैकेट को हिंदी में करली ब्रैकेट, इंग्लिश में करली ब्रैकेट कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये एक सेट है जिसमें अगर एलिमेंट को अगर हम कॉमा दे दे करके लिखेंगे तो इसको हम रोस्टर फॉर्म कहा जाता है, या हिंदी में इसको सारणिक विधि कहा जाता है। आगे देखिए तो अगर यही कह दे कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, कभी कभी रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए कह देगा, चाहे तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोल देगा, ठीक है ना। अगर ये रोस्टर फॉर्म में है तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं कि x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x लेस देन इक्वल टू 4। इसका गुण के बारे में हम लिख दिए कि नहीं, कि x है जो नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा बराबर है, ठीक है ना जी। जैसे ये 4 से छोटा बराबर है, नेचुरल नंबर है, तो यही ये गुण के बारे में लिखे तो इसको हिंदी में कहा जाता है गुण प्रकटीकरण विधि, इंग्लिश में सेट बिल्डर फॉर्म, हिंदी में गुण प्रकटीकरण विधि, ठीक है ना। और ऊपर वाला है जो रोस्टर फॉर्म। अब आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा शायद, अगर प्रॉब्लम हुआ है तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बताने जा रहे हैं कि समुच्च कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है ना छोटू। टाइप्स ऑफ सेट यानी समुच्च के प्रकार, समुच्चों के प्रकार ऐसे भी कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट,
फर्स्ट नंबर है नल सेट। इसको नल सेट या इम्प्टी सेट भी कहा जाता है। इसको हिंदी में कहा जाता है रिक्त समुच्च। देखिए, नल सेट या इम्प्टी सेट या वॉइड सेट भी कहा जाता है। इसको हिंदी में रिक्त समुच्च कहा जाता है। देखिए तो इसको डिफिनेशन लिखिएगा तो अ सेट हैविंग नो एलिमेंट दैट इज कॉल्ड नल सेट। डिफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए कि अ सेट हैविंग नो एलिमेंट दैट इज कॉल्ड नल सेट। हिंदी मीडियम वाला भी लिख लीजिए कि वैसे समुच्च को रिक्त समुच्च कहा जाता है जिसमें एक भी अवयव न हो। एक को अवयव न रहती तो कौन समुच्च हुआ? रिक्त समुच्च। ठीक है ना। अब आगे देखा तो हुआ नल सेट के बाद इसका ये भी लिख लीजिए कि इसे फाई से सूचित किया जाता है। इंग्लिश में लिखिए इट इज डिनोटेड बाई फाई। इसे फाई से सूचित किया जाता है। इसको फाई पढ़ा जाता है छोटू। सेकेंड नंबर में लिखिए तो आप सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, इसको हिंदी में हम एकल समुच्च कहते हैं। सेकेंड नंबर में देखिए सिंगलटन सेट, इसको हिंदी में हम एकल समुच्च कहते हैं। डैश देके लिखिए तो अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। हिंदी में लिखना है तो लिख लीजिए वैसे समुच्च को एकल समुच्च कहा जाता है। वैसे समुच्च को एकल समुच्च कहा जाता है जिसमें केवल और केवल एक अवयव हो। उसके बाद थर्ड नंबर पेयर सेट लिखिए। पेयर सेट, इसको हिंदी में कहा जाता है युग्म समुच्च। पेयर सेट, इसको हिंदी में कहा जाता है युग्म समुच्च। A set having two element that is called pair set. A set having two element that is called pair set. हिंदी में लिखिए तो वैसे समुच्च को युग्म समुच्च कहा जाता है। वैसे समुच्च को युग्म समुच्च कहा जाता है जिसमें दो अवयव हो। इसका एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लीजिए। मान लीजिए कि ये एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, एक 2 4 कुछ 6 कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें ये एक सेट है जिसमें 2 3 5 और कुछ भी लिख सकते हैं कि 2 एलिमेंट। फोर्थ नंबर लिखिए तो फिनाइट सेट, इसको हिंदी में परिमित समुच्च कहा जाता है। लिखिए तो डैश देखिए अ सेट हैविंग फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज कॉल्ड फिनाइट सेट। A set having finite number of element that is called finite set. हिंदी में लिखिए वैसे समुच्च को परिमित समुच्च कहा जाता है जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके। वैसे समुच्च को परिमित समुच्च कहा जाता है जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके। एग्जाम्पल में लिख लीजिए तो छोटू, जैसे एगो सेट है इसमें x such that x belongs to नेचुरल नंबर, x लेस देन इक्वल टू 10। देखिए इसमें कहा था कितना एलिमेंट है? 10 गो एलिमेंट है, यानी 1 से 10 तक है। x such that x belongs to नेचुरल नंबर x लेस देन इक्वल टू 10, यानी इसमें 10 एलिमेंट है, अवयव की संख्या गिना जा सकता है, इसीलिए फिनाइट सेट हुआ। पंचमा नंबर इनफाइनाइट सेट, इसको हिंदी में अपरिमित समुच्च कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिखिए तो अ सेट हैविंग
A set having infinite number of elements that is called infinite set. A set having infinite number of elements that is called infinite set. A set having infinite number of elements that is called infinite set. इसमें एग्जाम्पल लिखना है तो x लिखिए तो x such that x belongs to नेचुरल नंबर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी x के वैल्यू 10 से बड़ा है। अब देखिए तो 10 से बड़ा कितना तक जाएगा ये कोई पता थोड़ी है छोटू। देखिए इस हिंदी में लिखना है तो लिखिए तो वैसे समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहा जाता है जिसमें अवयवों की संख्या को नहीं गिना जा सके। वैसे समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहा जाता है जिसमें अवयवों की संख्या को नहीं गिना जा सके। उसके बाद लिखिए तो इक्विवेलेंट सेट। इसको हिंदी में समतुल्य समुच्चय कहा जाता है। लिखिए तो टू सेट्स A and B are called equivalent set. Two sets A and B are called equivalent set if number of elements in both sets are same. If number of elements in both sets are same. ठीक है तो वैसे हिंदी में लिखिए वैसे दो समुच्चय को समतुल्य समुच्चय कहा जाता है। वैसे दो समुच्चय को समतुल्य समुच्चय कहा जाता है। वैसे दो समुच्चय को समतुल्य समुच्चय कहा जाता है जिसमें दोनों में अवयवों की संख्या जिसके दोनों सेट में यानी दोनों समुच्चय में अवयवों की संख्या समान हो, जिसके दोनों समुच्चय में अवयवों की संख्या समान हो। यानी नंबर ऑफ अवयव एलिमेंट बराबर हो। इसका एग्जांपल लिखिए तो अगर मान लीजिए सपोज दैट ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, बी एक सेट है जिसमें कितना एलिमेंट है 4 5 6। अब कहेंगे कि दोनों इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं, तो बिल्कुल है। जैसे ए में कितना एलिमेंट है छोटू, ए में एन ए में 3 एलिमेंट और एन बी में भी कितना एलिमेंट 3 गो, तो एन ए बराबर एन बी तो कौन सेट होगा इक्विवेलेंट सेट। यानी सेट ए में और सेट बी में अगर दोनों में एलिमेंट की संख्या बराबर हो, एलिमेंट की संख्या समान हो, ये नहीं कि दोनों में एलिमेंट समान हो, नहीं एलिमेंट की संख्या समान हो, ठीक है ना, तो ये कौन सा सेट होगा इक्विवेलेंट सेट। हिंदी में समतुल्य समुच्चय कहा जाता है। या ऐसे हम दूसरा एग्जांपल कर रहे हैं, जैसे अगर कक्षा 11th यानी 11th क्लास में 50 स्टूडेंट है, अगर 12th में भी 50 स्टूडेंट है, तो हम कहें कि दोनों है जो इक्विवेलेंट सेट के एग्जांपल हो सकता है। दोनों है जो इक्विवेलेंट सेट, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, क्या कि दोनों अलग अलग स्टूडेंट है, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए अगला देखिए तो इक्वल सेट। छठा के बाद 7वां नंबर देखिए तो इक्वल सेट। इसको हिंदी में सामान्य समुच्चय कहा जाता है। लिखिए तो A and B are equal if A and B are equal if every elements of set A in if every element of set A is in set B and vice versa। देखिए हिंदी में इसको कहेंगे कि वैसे दो समुच्चय को इक्वल समुच्चय कहा जाता है, या समान समुच्चय कहा जाता है, या बराबर समुच्चय कहा जाता है, जिसमें दोनों में समान अवयव हो।
मतलब दोनों में समान अवयव, मतलब दोनों में एक ही एलिमेंट हो। जौन एलिमेंट ए में रहता है, यानी ए में जौची रहते है, जौची बीओ में रहता है, तब वही हम दोनों के काची सामान्य समुच्चय कब है, ठीक है ना। ए में अगर 1 2 3 है तो बी में भी अगर 1 2 3 रहता है तो वही हम कहें कि दोनों इक्वल सेट है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। अगर ए में इतना जौची रहते जौची बी में तो वही समान समुच्चय। एक लाइन देखिए तो नोट करके लिखिए, सभी समान समुच्चय, नोट करके लिखिए तो सभी समान समुच्चय इक्विवेलेंट समुच्चय हो सकता है, यानी समतुल्य समुच्चय हो सकता है। सभी समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय हो सकता है, लेकिन सभी समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं हो सकता है। जैसे देखिए समतुल्य समुच्चय में आप पढ़े हैं कि दोनों में एलिमेंट की संख्या समान होना चाहिए, तो इसमें तो एलिमेंट की संख्या समान है, ये है, तो इस समतुल्य समुच्चय हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन सभी समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होगा, ठीक है ना। समतुल्य समुच्चय के इंग्लिश में इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट। देखिए सभी इक्वल सेट यानी ऑल इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा, लेकिन ऑल इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होगा। इसको एग्जांपल हम जनरल लाइफ में भी बता देते हैं। जैसे कहेगा कि सभी विद्यार्थी आदमी होगा कि नहीं जी, बिल्कुल सभी विद्यार्थी आदमी होगा, लेकिन सभी आदमी विद्यार्थी नहीं होगा। यहाँ पर भी वही एग्जांपल है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि हम प्रत्येक दिन एक एक वीडियो डालेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर ही दबाइएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर गलती से भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा होगा तो आप देख लीजिएगा, प्रत्येक दिन आपको एक एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। 11th का प्रत्येक दिन एक वीडियो और 12th का एक वीडियो, ठीक है ना। और अपने अगर छोटा बड़े भैया को भी बता दीजिएगा कि ये 12th का भी हम क्लास चला रहे हैं, 12th का भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं और 11th का भी अपलोड कर रहे हैं। और चैनल का नाम आप जान लीजिए कि गोयल मैथमेटिक्स H2, गोयल मैथमेटिक्स चैनल पर आप देख रहे हैं ये वीडियो, ठीक है ना। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना।